नमस्कार, बीएमसी का बॉस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीएमसी में सत्ता की लड़ाई अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बीएमसी में कब्जा जमाने के लिए महायुति ने खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी और शिंदे सेना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो उधर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली भी हुई, पर रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। ऊपर से राज ठाकरे का एक बयान नया विवाद खड़ा कर गया और आज मुंबई में बीएमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पोस्टरों का शोर है, वादों की गूंज है, लेकिन इस पूरे माहौल में अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई दिख रहा है तो वो है तीसरा मोर्चा। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का मैनिफेस्टो जारी। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से मुंबई को मुक्त करने का वादा। स्लम फ्री मुंबई से लेकर 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन, साथ ही महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में की संयुक्त रैली। बताया क्यों हुआ राजनीतिक पुनर्मिलन, पर रैली पूरी तरह से रही फ्लॉप। खुलेआम मंच से यूपी बिहार के लोगों को राज ठाकरे की धमकी। मंच से बोले यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपे वरना लात मारूंगा। बीएमसी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, तमाम पार्टियों ने झोंकी ताकत, अलग थलग पड़ी कांग्रेस। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक एक खबरों पे चर्चा करेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बीएमसी चुनाव में महायुति के मास्टर स्ट्रोक की। दरअसल बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही बीजेपी और शिंदे सेना ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। विधानसभा चुनाव की तरह बीएमसी चुनाव में भी महिलाओं और जनजी को लुभाने के लिए महायुति ने कई सारी घोषणाएं की हैं। इस दौरान सीएम फडणवीस ने यह भी ऐलान किया कि हम मुंबई को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त कराएंगे, साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक खास स्मॉल इंडस्ट्री पॉलिसी की घोषणा की गई है। लाडली बहनों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया गया। बेस्ट बस में महिलाओं को किराए में 50% छूट और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का भी वादा किया गया। मायावती के घोषणा पत्र में महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सर, मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया गया, लेकिन किस तरह का मास्टर स्ट्रोक चल दिया शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने? देखिए, हर चुनाव से लोगों को कुछ सीख मिलती है, चाहे वो पिछले विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो। महिलाओं ने जम के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और बहुत ही ऐतिहासिक जीत ये लोग दर्ज करने में कामयाब हुए। यही महिलाओं के साथ, महिलाओं के समर्थन को लगातार अपने पक्ष में रखने के लिए ये प्रो वुमन, ये पूरा मैनिफेस्टो डाला गया है। ऑलरेडी पहले से भी महिलाओं के लिए योजनाएं जा रही थी, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। और इसका असर अगर आप देखें तो ये महिला वोटर जो है वो जाति, धर्म, लैंग्वेज, मराठा, नॉन मराठा, इनसाइडर, आउटसाइडर, ये सब को ट्रांसेंड कर देता है। और आप ये देखिए कि अभी 3-4 सर्वेज आए हैं, हर सर्वे में कोई कह रहा है 55%, कोई कह रहा है 60% महिलाएं वो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना के साथ है। इसका मतलब ये सिर्फ महिलाएं वोटर्स जिस तरीके से रुझान आ रहा है, यही सबसे बड़ा क्लिंचर है। वाकई में तो महिलाओं के लिए तो खजाना खोल दिया गया है, लेकिन मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों का जिक्र है, उन बातों का जिक्र कर किस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है चुनाव से पहले? देखिए, राजनीति में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर किसी के प्रति विश्वास है तो उसके वादों पर भी विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं है तो वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, राहुल गांधी की तरह, लोग उसे समर्थन नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन यहां पर, और बीएमसी में जो बातें चल रही है, इस बात को अभी पूरे मुंबई में चर्चा है कि महिलाएं केवल घर को प्रभावित नहीं कर रही बल्कि वोट भी प्रभावित कर रही है। इसका मतलब है कि मुंबई के अंदर महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं को सुविधा देना, बाहर में काम करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, स्मॉल इंडस्ट्री स्थापित करना, ये सारी बातें सर्वे के बाद सामने आई है। ये पहले से
विधानसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही थी कि आगे हमें बीएमसी का चुनाव जीतना है और उसके लिए पहले की तरह सैक्रिफाइस वाली नीति नहीं अपनानी है कि पिछली बार 2 सीटें हमारी कम थी, फिर भी उद्धव ठाकरे को कहे चलो मेयर भी तुम्हारा, डिप्टी मेयर भी तुम्हारा, क्योंकि अभी बीएमसी से हमें लेना देना नहीं, आप ही बीएमसी पर राज करो, हमें विधानसभा में रहने दो। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है, 1-to-1 फाइट हो रही है। इसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस ये दोनों ने ज्वाइंट कैंपेन जो किया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से, और मैनिफेस्टो अलग अलग क्षेत्रों के सर्वे के बाद लाया गया है। इससे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की परेशानी दुगनी तिगुनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो महायुति का घोषणा पत्र विपक्ष के लिए चुनौती बन गया है। तो वहीं चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक संयुक्त रैली भी की, जिसमें बताया गया कि मुंबई के सामने आ रहे खतरे के कारण उनका राजनीतिक पुनर्मिलन हुआ है। इस रैली में उद्धव ने कहा कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया। मराठी वोट बैंक को लक्ष्य करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए वो और उद्धव एक साथ आए हैं। हालांकि रैली में बड़े बड़े बयान देने की पूरी कोशिश की गई, पर यह संयुक्त रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। सर, क्यों ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही? देखिए, फ्लॉप इसलिए रही क्योंकि आप जो मैनिफेस्टो लेकर के आए, दोनों भाई मिल गए और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को आपने भुला दिया। आपके मैनिफेस्टो में बाला साहब का जिक्र तक नहीं है। आप किस तरीके से मैनिफेस्टो लेकर के आप किस मुंह से जाओगे? आपको मुसलमान वोट चाहिए? हाँ, हिंदुत्व तो शब्द नहीं है आपके मैनिफेस्टो के अंदर। आप जो है वहां इस तरह की बातें करोगे, विचारधारा को आप उसकी तिलांजलि दे दोगे और उसके बाद ये सोचोगे कि हमें वोट मिल जाए। 4-5 सर्वे की जो मैंने जिक्र किया उसमें मराठी मानुष किधर है, इसके ऊपर भी जिक्र है, नहीं मिल रहा है। आप जो ये सोच रहे थे कि मराठा मराठा करके आप जो है हिंदुत्व को छोड़ के, हाँ, उस सर्वे में ये भी मालूम चल रहा है कि ये सारी जो तमाशा जो है वो 21% मुसलमान जो आपको वोट कर रहे हैं, वो 21%, 25% के आसपास जो मुसलमान आपको वोट कर रहा है, उस चक्कर में आपने बाला साहब को भी छोड़ दिया, आपने बकायदा हिंदुत्व को भी छोड़ दिया और इसलिए मुंबई की जनता, मराठी मानुष भी आपको छोड़ चुकी है। क्योंकि जो सर्वे जो आ रहे हैं तमाम, उसमें ज्यादातर मराठी वोटर्स जो हैं वो शिंदे सेना, शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो रैली फ्लॉप रहने की वजह आपको क्या लगती है? साथ ही जो सर ने जिक्र किया हिंदुत्व को पीछे छोड़ गए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, संयुक्त रैली, ये कहा गया संयुक्त रैली है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, लेकिन मंच पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सबसे पीछे नजर आए। जो रस्साकसी चली दोनों पार्टियों के बीच, लिस्ट लंबी होती गई। अभी तक जितनी रैलियां इन लोगों की होती थी, चाहे ठाकरे की हो या उद्धव ठाकरे खुद ही हो, तो अपने परिवार के 4 लोगों के अलावा 2-3 नेता, बड़े नेता जिसे वो मानते हैं, उसके अलावा मंच पर किसी को जगह नहीं होती थी। ये रैली हुई और गिनती की संख्या बढ़ती गई, 70-80 लोग मंच पर ही थे। उद्धव ठाकरे बताए ये हमारे पास चाहिए, हमें सिर्फ 60 चाहिए, तो राज ठाकरे के लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। ये जो संयुक्त रैली थी, ये दोनों भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता दिखा रही थी कि देखो कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, हमारे कार्यकर्ता नेता देख रहे हैं। अगर हमने मंच पर अपने नेताओं की संख्या कम कर दी, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कम हो जाएगा। अगर हमने कम बोला तो फिर हमारे कार्यकर्ता तक का मनोबल कम हो जाएगा। यह आपस में कंपटीशन करते रहे। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लग रहा था राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाए हैं, तो ऐसा ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगे कि नहीं देखो राज ठाकरे के सामने उद्धव ने सरेंडर कर दिया। राज ठाकरे को लग रहा था इतने दिनों तक लड़ते रहे हैं, अगर हमने अभी हाथ मिलाया और यह दिख गया कि राज ठाकरे के साथ अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का भी मर्जर कर देंगे दोनों, तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारे नेता जो हैं वो बीच में ही वोटिंग से पहले खेला करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कंपटीशन दोनों के बीच था और मुद्दे पीछे चलते गए। इन दोनों ने केवल गाली गलौज की दूसरे लोगों के लिए, चाहे बिहारी की बात हो,
मद्रासी की बात हो, गुजराती की बात हो, या फिर मुंबई के अंदर मुंबई के बाहर के लोगों के लिए हो, ये केवल और केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करते रह गए। मतलब मंच में जमकर गाली गलौज हुआ है और ये संयुक्त रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। तो वहीं राज ठाकरे अपने एक बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं, जिसका जमकर विरोध भी हो रहा है। दरअसल रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने यूपी बिहार से आए लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। मंच से खुलेआम चेतावनी देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने यह भी कहा कि यूपी बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। ये लोग चारों ओर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ राज ठाकरे ने इस चुनाव को मराठी मानुष का आखिरी चुनाव करार दिया है। सर, क्या फायदा ढूंढ रहे हैं राज ठाकरे जो इस तरह का जहर उगल रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन है। कोई अक्लमंद आदमी इस तरह का बयान देगा? ये टोटल फ्रस्ट्रेशन है। आप बात को समझिए। ये यूपी बिहार ये सबसे बड़ा चंक है वोटर्स का मुंबई के अंदर में। आप उसको लात मार दोगे क्योंकि वो आपको लात मार चुका है। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग आपको वोट नहीं करेंगे, तो आप जो है लात मारने की बात कर रहे हो। क्यों लात मारने की बात क्यों? ये लास्ट, वो कहते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट किसी तरीके से मराठी वोटर्स को जो है अपनी तरफ खींच ले, हिंदी बोलने वालों को गाली दे। बात में सुनी कि माफी भी मांग रहा था, है ना? लात मारने की कैपेसिटी खत्म हो गई। फैक्ट यही है। ये जो ठाकरे परिवार जो है अपनी विचारधारा की तिलांजलि देकर, हिंदू हृदय सम्राट की विचारधारा का अपमान करके, ये लोग, वो फिल्म होती है ना मुंबई लैंग्वेज में बताता हूं कि कोई साइड हीरो जो होता है ना, मेन फ्रेम में नहीं है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, डांसर नहीं है। स्टेज में हीरो के पीछे उधर कॉर्नर में पीछे पीछे हाथ हिलाने वाला जो डांसर होता है, ये हाल हो गई है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। पॉलिटिकल कैपिटल इन लोगों का खत्म हो गया है, इसलिए ये लोग बदजुबानी पे उतारू। लेकिन माफी मांगने से अब क्या होगा? बयान तो उनकी तरफ से दे दिया गया और इस बयान का कितना नुकसान नजर आ रहा है? देखिए, नुकसान तो हो चुका है, जितना होना था नुकसान हो चुका है। अगर आप गतिशील नहीं रहोगे मुद्दों को लेकर, एजेंडों को लेकर, अपने विचार को लेकर, तो उसके बाद आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस को उस लेवल पर ले गया, क्योंकि पहले से लेकर अब तक कांग्रेस में जो गतिशीलता थी उसे भी रोक दिया गया। ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की यही स्थिति हो गई है। बाला साहब ठाकरे ने जिस मुद्दे को छोड़ दिया था, ये वही मुद्दा फिर से लेकर आ रहे हैं 30 साल बाद। बाला साहब ठाकरे को लगने लगा था कि मराठी का मुद्दा और बाहरी लोगों के खिलाफ जो हम बात कर रहे हैं वो अब खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व की बात की, उन्होंने जोड़ने की बात की, तोड़ने की बात को छोड़ दिया। लेकिन अब राज ठाकरे इतने सालों से क्या कर रहे हैं? अब इनको लगने लगा था कि हम तमिलनाडु की बात नहीं, गुजरात की बात नहीं करते तो बिहार यूपी की बात करने लगे। और फिर से इस चुनाव के अंदर इनको लगा कि दोनों पार्टी एक हो गई, एक साथ आ गए ठाकरे ब्रदर्स। लेकिन फिर भी स्थितियां ग्राउंड में बदली नहीं है, हमारे लिए कोई समर्थन दिख नहीं रहा। तो ऐसे में अब फिर से लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं। अगर ऐसे थोड़े बहुत सम्मानजनक जीत मिल गई, यानी कि यह हारना तो तय है, सम्मानजनक सीटें मिल गई तो ठीक है, कुछ दिन और चल लेगी, नहीं तो इसके बाद यह देखना होगा। जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, यही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को गालियां देता फिरेगा और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को कि तुम्हारी वजह से हम ये चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो वहीं आज मुंबई में बीएमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सड़कें पोस्टरों से भरी हैं, लाउड स्पीकरों से वादे गूंज रहे हैं। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच अगर सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति किसी की है तो वो है तीसरा मोर्चा। वही तीसरा मोर्चा अब तक ना तो एक चेहरा तय कर पाया, ना ही एक साफ एजेंडा। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम तो किया, लेकिन सीटों की कमी, तालमेल की कमी और कार्यकर्ताओं में जोश की कमी साफ साफ देखी गई। तो कई वार्डों में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार ही नजर तक नहीं आए। सर, आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन तीसरे मोर्चे को कहां देख रहे हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे में अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के संगठन को लकवा मार दिया है, लकवा मार दिया। वो शिथिल हो गया, वो हिल नहीं डुल रहा है। वो भी एक साइड नहीं,
दोनों साइड खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, मजा ला दिया ये ओवैसी की पार्टी ने, बड़े बड़े बयान दे करके, और सब रैलियां भी अच्छी रैलियां हुई, अच्छे संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आए, वेल एंड गुड। लेकिन एक जो विवाद जो उन्होंने छेड़ दिया वो समझने और सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में अब इतना तक कहने की हिम्मत हो गई है कि एक दिन हिंदुस्तान में जो है बुर्के वाली पीएम बनेगी। भाई बुर्के वाली पीएम नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिए। ये अभी हिंदुस्तान है, यहाँ जो है इटली से आई महिला नहीं बन सकी ना, तो बुर्के वाली भी नहीं बनेगी। और हालांकि ऐसा नहीं कि बुर्के वाली के मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में महिला बनी, बुर्के वाली नहीं थी। इंडोनेशिया में बनी, बुर्के वाली नहीं थी। बांग्लादेश में बनी, दो बनी, बुर्के वाली कोई नहीं थी। ये जो इमेजिनेशन है ना ओवैसी और उस तरह के भड़काऊ भाईजान लोगों की कि बुर्के में और बुर्का नसीन और नकाब, कम से कम इतना कर दो कि राजनीति तो अपनी जगह पे है, महिलाओं को बच्चियों को इल्म दो, पढ़ाओ लिखाओ, कि ताकि उनको इन सब रूढ़िवादी चीज़ों से उनको बाहर निकलना पड़े। ये बेसिक काम तो कर लो, तब जाकर के मेयर कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तब लंबी लंबी बातें करनी सर, चाहिए। तीसरे मोर्चे में जितनी भी पार्टियां हैं, प्रचार तो सभी की तरफ से किया गया, लेकिन किसके प्रचार में आपको दम नजर आया और ये प्रचार किसको फायदा दे रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, एनसीपी का दोनों धड़ा स्थानीय निकाय के चुनाव में ये पुणे बेल्ट में जाकर सिमटा रहा। ये सुप्रिया सुले हों, अजीत पवार हों, ये सारे लोग पुणे से बारामती तक ज्यादा प्रचार करते नजर आए। बीएमसी में तो प्रचार ही इन लोगों ने कम किया। इनको पहले से पता है यहां पर अगर अजीत पवार की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ होता, शिंदे के साथ होता, तो वो प्रचार करने आते भी ऐसे वो सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का जो तंत्र रहा, कुछ मुस्लिम नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा, लेकिन कंफ्यूजन इस कदर कि उनकी रैलियों में पीछे जो पोस्टर लगे हैं अभी तक ये अघाड़ी को खत्म नहीं कर पाए। ये कांग्रेस का प्रचार है या महाविकास अघाड़ी की रैली है, यही तय नहीं कर पाए कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आपको भाव नहीं दे रहा, फिर भी आप अघाड़ी में ही सिमटे हुए हो। जो कांग्रेस का प्रचार रहा इस बीच वो बिखरा हुआ रहा, इसीलिए समस्या उसके अंदर भी रही। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे स्तर पर ओवैसी की पार्टी, इन लोगों को पता है कि पूरे मुंबई में हमें प्रचार नहीं करना। इन लोगों को पता है कि हमारा क्षेत्र, हमारी सीमाएं कहां है, इसलिए कंसंट्रेटेड प्रचार किया है। और तभी इन लोगों को लग रहा है कि 8-10 सीटें ओवैसी की पार्टी को आ जाए, वार्ड मेंबर बन जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी भी मौका देख रही है, 2-3 वार्ड काउंसलर इसके भी बन सकते हैं। और वैसे भी आज आखिरी दिन है, तो देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा दम लगा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मुंबई की सियासत अपने सबसे तीखे मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ महायुति है, साफ एजेंडा, आक्रामक नैरेटिव और महिलाओं युवाओं को साधने की रणनीति के साथ, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जहां संयुक्त रैलियां भी असर नहीं छोड़ पा रही, बयानबाजी विवादों में उलझ रही है और जमीन पर संगठन बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। और बीच में तीसरा मोर्चा जो चुनाव लड़ तो रहा है, लेकिन अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे लड़ना किसके खिलाफ है और किस मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा बीएमसी का बॉस? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।